स्टीरियो केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करते हैं। आज स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो चुका है। देखो, स्टीरियो आइसोमर मतलब त्रिबिंब समावयवता। त्रिबिंब समावयवता में क्या अंतर होता है और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या अंतर होता है? तो वहाँ पर तो कनेक्टिविटी ऑफ एटम चेंज होती है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, संरचना सूत्र भी समान होता है, कनेक्टिविटी भी सेम होती है, लेकिन जो परमाणु होते हैं उनके लोकेशन वो होती है, वो चेंज हो जाती है, मतलब उसकी स्टीरियो कन्वर्ट चेंज हो जाती है। जैसे इसको अपन चेक करें, जैसे ये ए बी सी डी एक मॉलिक्यूल है, कनेक्टिविटी ए से बी से सी से डी है। अब इसकी दो ओरिएंटेशन है, जैसे ए से बी से सी और सी से डी ही जुड़ रहा है, लेकिन ए से बी के जुड़ने का जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ा सा क्या हो चुका है, चेंज, और बी से सी का। अब नीचे वाले में ए से बी से सी से डी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन लोकेशन जो एटम्स की है वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से लोकेशन कन्वर्ट चेंज हो जाती है। इस एग्जाम्पल में देखें अपन, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड दो कार्बन है, इस पर एक HCH3 लग रहा है, H और Cl लग रहा है। अब यहाँ पर यदि अपन देखें तो CH3 को मैंने ऊपर ले लिया, H को मैंने नीचे ले लिया, और यहाँ पर HCl एक समान है, तो ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल क्यों है वो अभी अपन देखेंगे। स्टीरियो आइसोमर को कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। देखो, जैसे इस एटम में अपन देखें, यहाँ पर C से C कनेक्टेड है, C से HCl Br जुड़ रहा है, C से HCl और Br जुड़ रहा है। अब इसी के दूसरे एग्जाम्पल में अपन देखें तो यहाँ पर यदि मैं इस मॉलिक्यूल को 120 डिग्री पर रोटेट कर दूं, 120 डिग्री के एंगल पर मैं घुमा दूं, तो H Br के स्थान पर आ जाएगा, Br Cl की जगह और Cl H की जगह। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कनेक्टिविटी, लेकिन एटम्स की जो लोकेशन है वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, बट डिफरेंट लोकेशन ऑफ एटम, एटम्स की लोकेशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। स्टीरियो आइसोमर का क्लासिफिकेशन देखते हैं कितने प्रकार का होता है। स्टीरियो क्लासिफिकेशन की अपन बात कर रहे थे, तो स्टीरियो आइसोमर को अपन 3 भागों में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक होता है कॉन्फॉर्मेशनल या रोटामर्स के नाम से जाना जाता है, और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर। सबसे पहले अपन ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामितीय समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का एक और नाम क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे ज्यामितीय समावयवता, सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, दो परमाणुओं के मध्य रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का क्या मतलब होता है, जैसे इस कंपाउंड में अपन चेक करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड से बॉन्डेड है, एक H और एक CH3 लगा हुआ है। इस कार्बन पर भी एक H और एक CH3 लगा हुआ है, जिसमें डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड तो सिग्मा है और दूसरा बॉन्ड क्या है, पाई। अब यदि यहाँ पर अपन देखें थोड़ा सा इस कंपाउंड को, तो इस कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगा C डबल बॉन्ड C H CH3, और यहाँ पर भी CH3 और इधर लगा हुआ है H। अब इसमें जो ये सिग्मा बॉन्ड है, तो देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे लगा है इसमें। तो इस कार्बन परमाणु को यदि अपन देखें तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 तो इसमें क्या है, सिग्मा, और एक बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्डेड। अब ऐसी स्थिति में इस कार्बन पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, sp2, और सेम इस कार्बन पर भी कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण क्या होता है कि इसमें जो मॉलिक्यूलरिटी है उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ जाता है। और वो कैसे आ जाता है, तो देखें अपन, ये कार्बन परमाणु, अब इसमें p कक्षक हैं। अब इसमें p कक्षक एक p ऑर्बिटल और ये दूसरे परमाणु का जो p ऑर्बिटल है, यहां से तो इसमें जुड़ा हुआ है CH3, यहां से इससे जुड़ा हुआ है H, यहाँ से इससे ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ से इसमें जुड़ा हुआ है H, और यहाँ से इधर से जुड़ा हुआ है CH3। अब ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में क्या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं कार्बन के। अब इस कार्बन का देखो 1 2 3 4, चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये ऐसा कक्षक है जो असंकृत अवस्था में है। ठीक है, और इस कार्बन का ये असंकृत अवस्था में सम पार्श्वीय अतिव्यापन के दौरान यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है।
और ये पाई बॉन्ड की जो फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है, इस पाई बॉन्ड के कारण ही ये प्रतिबंध हो चुका है, मतलब ये रोटेट नहीं हो सकता, घूम नहीं सकता डबल बॉन्ड के कारण। जैसे एक कोई कागज में एक पेन लगाकर तुम रोटेट करोगे तो सिंगल बॉन्ड बड़ी आसानी से घूम सकता है, लेकिन यदि उसमें बगल बगल में 2 पेन आर पार निकाल दोगे तो उसको घुमा कर देखोगे तुम, पॉसिबल नहीं है कि वो घूम जाए। तो इसी को बोलते हैं प्रतिबंधित घूर्णन। तो इसमें प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाना जरूरी होता है किसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है। अब इस मॉलिक्यूल में मैं यदि इस कंपाउंड को इस तरह से लिख दूं, ऊपर CH3 नीचे H, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3, तो इस कंपाउंड को यदि चेक करें अपन तो ये ऊपर और ये मैंने नीचे लिख दिया है जैसे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अब क्या है, इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य में प्रतिबंधित घूर्णन होगा, जिससे ये घूम नहीं पाएगा, और रोटेट यदि ये नहीं हो पाएगा तो ऐसी स्थिति में ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो अब ध्यान से देखने की बात क्या आ गई कि ये दोनों मॉलिक्यूल A और B प्रतिबंधित घूर्णन या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, डिफरेंट है। तो इसको A मान लूँ मैं और इस कंपाउंड को क्या मान लूँ मैं, B मान लूँ। तो A और B आपस में तुलना करें तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, आइसोमर हैं एक दूसरे के। कौन से आइसोमर हैं, स्टीरियो आइसोमर है, और स्टीरियो आइसोमर में भी कौन सा रूप है, ये ज्यामितीय समावयव यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ठीक है, और आइसोमर क्यों है, क्योंकि इनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यानी प्रतिबंधात्मक घूर्णन पाया जाता है। अब बात ये आती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं डबल बॉन्डेड सिस्टम वाले यानी द्विआबंध वाले, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन, सब्स्टिट्यूटेड मतलब जिनमें कोई साइड चेन लग रही हो, जैसे एल्किल, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ऐसी साइड चेन लगी हुई हो, पढ़ेंगे अपन पर्सनल सबको एक एक करके। साइक्लो एल्कीन, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मतलब जिनमें संकृत अवस्था में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करने लग जाते हैं। ट्राइफिनाइल सिस्टम वाले यौगिक भी ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। बाईसाइक्लो कंपाउंड भी ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल भी होते हैं जो स्पेशल टाइप के होते हैं, जो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब 12th क्लास के बे में अपन देखें तो स्टार्टिंग के 3 अपन के थोड़े से मतलब के होते हैं, बाकी और सब कंपटीशन लेवल के, नीट के लिए, IIT के लिए अपन के काम में आते हैं। 12th लेवल से स्टार्टिंग में मेनली 1st, 2nd और 3rd अपन के काम आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, पहला पॉइंट उठाते हैं यहाँ पे, डबल बॉन्ड सिस्टम के कारण या द्विआबंध वाले सिस्टम के कारण क्या क्या ज्यामितीय समावयवी बन सकते हैं। अब देखो इस कंपाउंड में अपन को ध्यान देने की बात यह है, जैसे ये कंपाउंड लिख रहा है C डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, एक पर A, B, C और D लगे हुए हैं। अब यहाँ पर अब यदि अपन ध्यान से देखें तो C डबल बॉन्ड C, ये A, ये B, ये C और ये D। अब इसमें सबसे बड़ी शर्त क्या होती है कि डबल बॉन्डेड यानी कि प्रतिबंधात्मक घूर्णन तो होना ही चाहिए, लेकिन A नॉट इक्वल टू B होना चाहिए हमेशा, मतलब A और B एक जैसे नहीं होने चाहिए। ये H होगा तो ये H नहीं हो सकता, ये H है तो ये कुछ और होगा, ये CH3 है तो ये CH3 नहीं हो सकता, इसको कुछ और लेना पड़ेगा। इसी प्रकार C नॉट इक्वल टू D होना चाहिए। अच्छा, A और C एक जैसे हो सकते हैं, A और D एक जैसे हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। D और C एक जैसे हो सकते हैं, D और B एक जैसे हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दोनों ग्रुप और ये दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी मेन शर्त होती है ज्यामितीय समावयवता की डबल बॉन्ड वाले में। अब बात ये आती है कि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि ज्यामितीय समावयवता जो होती है उसको दर्शाने के लिए किसी कंपाउंड में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, तो इसके लिए अपन बात करें, जैसे इस कंपाउंड में तो अपन को 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। जैसे इसी एग्जांपल को मैं लूं तो A, B, C और D। इसके अलावा मैं दूसरा एग्जांपल ये ले लेता हूं A, B और यहाँ पर मैं कोई नाइट्रोजन ले लेता हूँ कार्बन के स्थान पर, तो नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है और एक यहाँ पर मैं ग्रुप लगा दूं कोई C। तो लोन पेयर को भी क्या है, एक सबसे छोटा ग्रुप माना जाता है। तो ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, जो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि लोन पेयर और कोई ग्रुप सेम हो ही नहीं सकता है। और A और B भी सेम नहीं होने चाहिए, तो ये GI शो करेगा, ये भी GI शो करेगा। अच्छा, दूसरा एग्जांपल मैं ये ले सकता हूँ, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पर एक लोन पेयर और एक कोई ग्रुप हो, और एक लोन पेयर और इस पर कोई ग्रुप हो, तो ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट।
और प्रतिबंधात्मक घूर्णन है डबल बॉन्ड के कारण। तो इसमें एक भी कार्बन उपस्थित नहीं है, इसमें एक कार्बन है और इसमें डबल कार्बन है। तो ज्यामितीय समावयवता के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि उसमें कार्बन होना चाहिए। बिना कार्बन वाला कंपाउंड भी ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि ज्यामितीय समावयवता दर्शाने के लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है, जरूरी नहीं है कार्बन हो तभी वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस अपन करें कि किन किन में ज्यामितीय समावयवता पाई जाएगी, किन में नहीं पाई जाएगी, तो उसके लिए अपन देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो क्वेश्चंस है, निम्न में से कौन ज्यामितीय समावयवता ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, दर्शाएगा। जैसे इस कंपाउंड को अपन देखें तो इस कंपाउंड में ए और बी अलग अलग हैं और ये दोनों भी ग्रुप अलग अलग हैं, और डबल बॉन्ड का मतलब प्रतिबंध घूर्णन है, तो इसका मतलब ज्यामितीय समावयवता शो करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें अपन, CH3 एक ही साइड में सेम आ गए, आगे देखने की अपन को जरूरत ही नहीं है, शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें अपन यहाँ से, तो H और Cl अलग अलग हैं और इस कार्बन पर ऊपर ग्रुप क्या लग रहा है, CH2, और यहाँ पर क्या लग रहा है, O। इसका मतलब क्या है, कार्बन और 2 वैलेंसी पूरी हो रही है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब CH2 है, और यहाँ O। यदि मैं यहाँ से आगे निकालूं इसको काट कर, तो ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, ज्यामितीय समावयवता शो करेगा। इस कंपाउंड की बात करें अपन, तो इसमें Cl लग रहा है, यहाँ पर H लग रहा है, और डबल बॉन्ड प्रतिबंध घूर्णन है। अब इस कार्बन से इधर तो ऑक्सीजन आ रहा है, इधर कार्बन से कार्बन आ रहा है, इसका मतलब ये भी अलग ग्रुप है, ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं। इस कंपाउंड में कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और यहाँ पर कार्बन से एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन, सेम ग्रुप आ गए, ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड में यदि अपन देखें तो डबल बॉन्डेड वाले कार्बनों से ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, और यहाँ से यदि अपन देखें तो इधर 2 ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, ऑक्सीजन कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट है, शो करेगा। ठीक है, अच्छा अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें, जैसे इस एग्जाम्पल में देखकर कि ए और बी डिफरेंट होने चाहिए, सी और डी डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन ए और सी सेम हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी और डी सेम हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड में ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ से इसको मैं यदि ए मानूँ, इसको बी मानूँ, इसको सी मानूँ, इसको डी मानूँ, तो ए और डी सेम आ रहा है और बी और सी सेम आ रहा है। तो इन दोनों में आपस में सेम हो सकते हैं, लेकिन खुद में दोनों सेम नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में यदि अपन बात करें तो H और Cl तो अलग है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, प्रतिबंध घूर्णन भी है, इधर से कार्बन ऑक्सीजन सेम ग्रुप आ गए, और सेम ग्रुप होने के कारण ये ज्यामितीय समावयवता शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की यदि अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से इधर H, इधर Cl, इधर कार्बन ऑक्सीजन सेम ग्रुप हो गए, और सेम ग्रुप होने के कारण शो नहीं करेगा। इस कंपाउंड में बात करें अपन तो ये कार्बन, इधर H, इधर Cl, और यहाँ पर कार्बन, और यहाँ कार्बन से एक साइड चेन भी है, ऊपर कोई साइड चेन नहीं है, मतलब ये अलग ग्रुप जा रहा है, ये अलग ग्रुप जा रहा है, और ग्रुप अलग, ए और बी अलग अलग हो गए, यहाँ पर भी ये दोनों अलग अलग हैं, शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं अपन, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से इधर कार्बन साइड चेन भी है, और इधर कार्बन कोई साइड चेन नहीं है, मतलब ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पर इसकी बात करें तो ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, तो ऑक्सीजन और कार्बन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो गए, ज्यामितीय समावयवता शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की यदि अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में इस कार्बन से, जॉइंट का मतलब कार्बन ही होता है, इस कार्बन और इस कार्बन में कार्बन ऑक्सीजन सेम चल रहा है दोनों साइड से, तो शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन आ जाती है, इसे अपन थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को कि ये क्या है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 हमारा था वो एलीन्स से रिलेटेड था। जब डबल बॉन्ड कंटिन्यू आते हैं तो उन कंपाउंडों को अपन एलीन्स बुक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ मैंने ए लगा दिया, यहाँ मैंने बी लगा दिया, यहाँ सी, और यहाँ पर मैंने डी लगा दिया। अब देखो इस कंपाउंड में यदि अपन इसकी संकरण की बात करें तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये हो जाएगा पाई, सिग्मा ये, और यहाँ पर ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और 3 सिग्मा से यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस पर भी sp2 और बीच वाले पर sp। अब यदि अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कार्बन, एक कार्बन। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड तो ये वाला हो गया और ये वाला,
sp2 इस कार्बन पर, और sp2 का मतलब क्या हो गया, एक s कक्षक और दो p कक्षक आपस में संकरण में भाग ले रहे हैं, लेकिन एक p कक्षक ऐसा है जो संकरण में भाग नहीं ले रहा है। तो जो नहीं ले रहा है उसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, जो जिसने संकरण में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब मान के चलो ये मेरा px वाला था जो संकरण में भाग नहीं ले रहा है। अब sp संकरण का मतलब एक s कक्षक और एक p कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं। p कक्षक चूंकि संख्या में 3 होते हैं, जिनमें से 2 संकरण में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सॉरी एक संकरण में पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 संकरण में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। जो नहीं कर रहा उसको मैंने एक तो ये बना लिया, px, py और pz 3 होते हैं, जिसमें से एक pz वाला तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये दोनों किसका करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो 2 p कक्षक हो गए जो संकरण में भाग नहीं ले रहे थे वो। तीसरे कार्बन पर भी sp2 संकरण है, और sp2 संकरण होने के कारण क्या स्थिति बनी कि यहाँ पर एक p कक्षक ऐसा होगा जो संकरण में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो अब मैं यदि इन स्थितियों को मिलाऊं तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, px, ये मेरा क्या हो जाएगा px, और ये वाला क्या हो जाएगा py। अब इस कार्बन की यदि अपन बात करें तो इस कार्बन पर sp2 संकरण है, एक ही कक्षक संकरण में भाग नहीं ले रहा था ओनली, बाकी संकरण में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों मिलकर तो क्या बनाएंगे, px से px, px से px क्या बन जाएगा, एक पैरेलल पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। जबकि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बनेगा, क्या ये पाई बॉन्ड किस किस के मध्य में बना, py और px के मध्य में बना। तो ये पाई बॉन्ड की सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, पाई बॉन्ड बन रहे हैं वो इस तरह से बन रहे हैं कि एक पाई बॉन्ड तो कुछ इस टाइप से होगा ऊपर की ओर, और एक पाई बॉन्ड होगा कुछ इस तरह से समतल की ओर। अब इस पाई बॉन्डों में यदि अपन ध्यान से देखें तो ध्यान से देखने पर अपन को थोड़ा सा पता ये चल रहा है कि जैसे एक पाई बॉन्ड तो ये मैंने डायरी जो रखी हुई है इसमें यूं सीधा है 90 डिग्री के एंगल पर, और एक कैसा है प्लेनर वाला। तो जो ये मॉलिक्यूल हैं ये इस तरह से बने हुए हैं। अब इस मॉलिक्यूल पर जो मेरा अंगूठा दिखाई दे रहा है इस पर तो यूं 2 साइड में निकलेंगे, जैसे एक पाई बॉन्ड तो इस रोटेशन में बन रहा है और एक इसमें बन रहा है। तो इस वाले मॉलिक्यूल जो यहाँ पर लगेंगे वो तो होंगे तल डायरेक्ट इस तरह से, यानी कि A और B, और जो इस पर लग रहे हैं वो कैसे होंगे, तल के बाहर की ओर और तल के अंदर की ओर। जैसे एक तो होगा C और एक हो जाएगा D। मतलब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि एक तो जो मॉलिक्यूल होंगे वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे कि 2 मॉलिक्यूल तो यूं इस तरह से रखे हुए हैं, और 2 मॉलिक्यूल तल के ऊपर और नीचे इस तरह से रखे हुए हैं। 2 तो यूं जा रहे हैं और 2 यूं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब इसी एग्जाम्पल को अपन यदि किसी असममित एलीन में चेक करें। अब असममित एलीन का मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो होते हैं वो ऑड में होते हैं, ऑड मतलब विषम संख्या में। जैसे ये वाली सममित एलीन थी, इसमें 2 पाई बॉन्ड थे तो ये सममित, और इसमें 3 पाई बॉन्ड है तो ये असममित एलीन है। ये GI शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि A से B की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल सेम है, बराबर दूरी पर है, और B से D की दूरी भी बिल्कुल बराबर है। अब यदि मैं इसको घुमा दूंगा तो भी दूरी बराबर रहेंगी, इसलिए ये ज्यामितीय समवयवता शो नहीं करेगा। अब समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो उसके लिए एक ट्रिक छोटी सी ये है कि जो सममित एलीन होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड इवन संख्या में होते हैं वो ज्यामितीय समवयवता शो नहीं करते हैं, और जिसमें ऑड संख्या में होते हैं वो शो कर सकते हैं। कैसे, देखो, जैसे यहाँ पर संकरण की फिर से बात करें तो sp2 sp sp sp2। अब इसमें देखें तो कितने p कक्षक, एक p कक्षक, इसमें कितने p कक्षक, 2 p कक्षक, इसमें कितने p कक्षक, 2 p कक्षक, और इसमें एक p कक्षक संकरण में भाग नहीं लेंगे। sp2 का मतलब 2 p भाग ले रहे हैं, एक नहीं ले रहा। sp का मतलब 1 p भाग ले रहा है, 2 नहीं ले रहे, यहाँ पर भी 2 नहीं ले रहे, यहाँ पर 1 नहीं ले रहा है संकरण भाग। तो इनके जब ऑर्बिटल डायग्राम यदि अपन बनाते हैं तो इनके ऑर्बिटल डायग्राम में यहाँ पर एक p कक्षक संकरण में भाग नहीं ले रहा, मान के चलो वो px था। यहाँ पर 2 नहीं ले रहे तो एक px वाला और एक py वाला। यहाँ पर भी 2 नहीं ले रहे तो एक px वाला और एक py वाला।
और यहाँ पर एक नहीं ले रहा, और वो कौन है, PX वाला। तो जब इनकी ओवरलैपिंग करें तो इसकी एक ओवरलैपिंग तो ये हो गई PX की PX के संग, यहाँ पर दूसरे वाले की देखें अपन तो PY की PY के साथ, और तीसरे वाले की यदि अपन देखें तो फिर से PX की PX के साथ। तो ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम चल रहा है, और बिल्कुल सेम चलने के कारण यदि ये वाला कार्बन यूं आ रहा है तो ये वाला कार्बन भी यूं ही आएगा, जबकि ऊपर वाले में यदि ये वाला कार्बन यूं था तो ये वाला कार्बन कैसा हो गया, यूं वाला। ठीक है, ये वाला कार्बन यूं है तो ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा, इस तरह से। जबकि यहाँ पर सेम ओरिएंटेशन है, पहला भी PX लास्ट का भी PX, तो पहला यदि यूं रखा है तो लास्ट वाला भी यूं होगा, और यूं होगा तो ये जो A है और B है, और यहाँ पर जो A है और B मॉलिक्यूल है, ये दोनों मॉलिक्यूल एक ही तल में उपस्थित होंगे, जबकि यहाँ पर तल क्या हो चुके थे, चेंज हो चुके थे। दो तो यूं आ रहे थे और बाकी दो यूं आ रहे थे, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर, जबकि यहाँ पर दोनों यूं आ रहे थे ऊपर नीचे। यहाँ पर ये एक ही तल में आ गए, सॉरी C और D मान लेते हैं इनको। तो अब A और C पास पास, B और D पास पास। अब जैसे ही मैं अगला बनाऊंगा, इनको जैसे ही मैं घुमाऊंगा, यानी ऊपर D ले लूँ और नीचे मैं C कर दूं, तो ऐसी स्थिति में अब ये मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप का कहलाएगा, क्योंकि अब सिचुएशन बदल चुकी है। ठीक है, अब ये पास और दूर का क्या सिस्टम है ये मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं यूँ घुमा दूँ तो ये पास हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा, तो इसे सिस ट्रांस बोलते हैं अपन। अभी अपन चेक करने वाले हैं कि इससे क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेम ओरिएंटेशन आने के कारण ये ज्यामितीय समवयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, ऑड दर्शाएगा नहीं, इवन है तो वो दर्शाएगा। ठीक है, हाँ सॉरी मैं उल्टा बोल गया था। यदि ऑड नंबर में डबल बॉन्ड हैं तो वो ज्यामितीय समवयवता प्रदर्शित करता है, और इवन नंबर में है तो वो ज्यामितीय समवयवता प्रदर्शित नहीं करता है। जैसे इस एग्जाम्पल से थ्रू अपन समझते हैं। अब इसमें sp2 sp sp2, अब ये दोनों तो अलग प्लेन में आएंगे और ये बाहर और अंदर की ओर आएंगे, तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। घुमाने के बाद भी ये सेम डिस्टेंस पे आ जाएंगे, तो इस कारण यहाँ पर ज्यामितीय समवयवता के चांसेज नहीं हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो ये विषम संख्या में डबल बॉन्ड है, असममित एलीन है। यहाँ पर डिस्टेंस सेम नहीं होगी क्योंकि ये भी सेम प्लेन में और ये दोनों भी सेम प्लेन में, घुमाने पर चेंज हो जाएंगे, तो ये ज्यामितीय समवयवता शो करेंगे। जैसे अब मैंने यहाँ पर एक ट्रिक के रूप में लिखा हुआ है, यदि तुम ध्यान दो तो A और B डिफरेंट, C और D डिफरेंट, और ये इवन नंबर में है, ज्यामितीय समवयवता नहीं दर्शाते। ऑड नंबर में है, A और B और C और D डिफरेंट है, ज्यामितीय समवयवता शो करेंगे। जैसे अब कुछ क्वेश्चंस में आप बताओ कि ज्यामितीय समवयवता शो होगी या नहीं होगी। तो देखो, इवन नंबर में डबल बॉन्ड, ज्यामितीय समवयवता नहीं होगी। इवन नंबर में डबल बॉन्ड, ज्यामितीय समवयवता नहीं होगी। इवन नंबर में डबल बॉन्ड, ज्यामितीय समवयवता नहीं होगी। सम संख्या, इवन मतलब सम संख्या में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि अपन चेक करें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये इवन नंबर में नहीं है, ऑड नंबर में आ गए। और ऑड नंबर में आने के बाद मेरे को यहाँ चेक करना पड़ेगा, ये मेरा C और ये मेरा D, इसको मैंने A भी मान लिया, ये मेरा C और D हो जाएगा। तो ये दोनों डिफरेंट, इधर से ये ऑक्सीजन ये कार्बन, ये दोनों भी डिफरेंट, तो दोनों शर्त पूरी हो रही है। यहाँ पर प्रतिबंध घूर्णन है और ये दोनों डिफरेंट है, ज्यामितीय समवयवता शो होगी। ये मेरा ऑड नंबर में डबल बॉन्ड आ गए विषम संख्या में, ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ सल्फर है, इधर ऑक्सीजन, ये दोनों भी डिफरेंट हो गए, ज्यामितीय समवयवता शो करेगा। 1 2 3 4 सम संख्या में डबल बॉन्ड आ रहे हैं, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ज्यामितीय समवयवता शो नहीं करेगा। तो अपन बोल सकते हैं इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एलिन्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो एक लॉन पेयर को मैं छोटा ग्रुप मान लेता हूं, इधर हाइड्रोजन, छोटा ग्रुप हाइड्रोजन। लेकिन इवन नंबर में डबल बॉन्ड आ गए, ज्यामितीय समवयवता शो नहीं करेगा। अच्छा, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ये बीच, ये जो कार्बन है ये भी कार्बन है, यहाँ पर यदि मैं इसको लूँ तो ये CH2 ये CH2, तो इसे मैं एज ए डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करता हूँ क्योंकि ब्रिज स्ट्रक्चर बन रही है, तो एज ए डबल बॉन्ड मान लिया जाए इसको। तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो 3 डबल बॉन्ड हो गए और ये एक तरह से ऑड स्ट्रक्चर बन चुकी है, यानी कि विषम संख्या में डबल बॉन्ड आ गए, ज्यामितीय समवयवता शो करेगा। ठीक है,
तो डबल बॉन्ड वाले सिस्टम के कारण ज्यामितीय समावयवियों को 3 प्रकार से नाम दिए जाते हैं, और वो 3 प्रकार से नाम जो दिए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है समपक्ष विपक्ष ज्यामितीय समावयवता। इसके अलावा और भी होते हैं, EZ नोमेनक्लेचर होती है। इसके अलावा सिन और एंटी प्रकार से भी नोमेनक्लेचर की जाती है। इन तीनों को अपन अलग अलग डिफरेंट टाइप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं समपक्ष विपक्ष समावयवता। तो समपक्ष विपक्ष या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में क्या होती है। तो देखो, समपक्ष जब समान पक्ष हो, मतलब सेम ग्रुप एक ही ओर आ जाए, तो इसे अपन बोलते हैं समपक्ष। और जब सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में आ जाए तो इसे अपन बोलते हैं विपक्ष। यानी कि सेम ग्रुप सेम साइड समपक्ष, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड विपक्ष। सिस और ट्रांस दोनों ही रूप जब बनते हैं तो ही वहां ज्यामितीय समावयवता होती है। किसी कंपाउंड में एक रूप तो बन रहा है और दूसरा रूप नहीं बन रहा उसका, तो वहां पर अपन ये बोलेंगे कि इसमें ज्यामितीय समावयवता उपस्थित नहीं है। जैसे इस एग्जाम्पल से अपन देखते हैं ध्यान से, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। अब इसमें यदि अपन देखें यहाँ से, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, और यहाँ से क्लोरीन और ब्रोमीन, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, और प्रतिबंध घूर्णन है, तो ज्यामितीय समावयवता तो दर्शाएगा। अब इस ग्रुप में यदि ध्यान से देखा जाए तो देखो, क्लोरीन से क्लोरीन दूर दूर आ रहे हैं, जब एक ही साइड में आ जाते तो उसे अपन समपक्ष बोलते। अब ये दूर दूर आ रहे हैं, 180 डिग्री के एंगल पर आ रहे हैं, तो इसको अपन ट्रांस बोलेंगे। यहाँ पर दोनों क्लोरीन सेम साइड में आ गए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, समपक्ष यानी सिस। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं विपक्ष, और इसको अपन हिंदी में बोलते हैं समपक्ष। ठीक है, तो ये समपक्ष विपक्ष समावयवता कहलाती है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखें, दोनों क्लोरीन सेम साइड में आ गए और ए और बी एक जैसे हो गए, तो ये तो समावयवता दर्शाएगा ही नहीं। तो इस कारण इसमें ना तो ट्रांस बोलेंगे, ना ही इसे सिस बोलेंगे, और ऐसी स्थिति में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अच्छा, इस कंपाउंड की बात करें, ये समपक्ष है विपक्ष, तो दोनों कार्बन परमाणुओं को ध्यान से देखें अपन। दोनों कार्बन परमाणुओं को ध्यान से देखने पर अपन को पता चल रहा है कि प्रतिबंधित घूर्णन है, इधर CH2 है, इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर CH2 है। तो यहाँ से यदि अपन देखें तो दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। ये A और B अलग, B C और D अलग, तो समावयवता दर्शाएगा। अब O और O डिफरेंट साइड में आ गए, दूर दूर आ गए, कौन सा रूप बनेगा, ट्रांस। हाँ, इसको यदि मैं घुमा दूं, पलट दूं यहाँ से, तो कौन सा बन जाएगा, इसका समपक्ष रूप बन जाएगा। इस एग्जाम्पल में देखें अपन, तो इवन नंबर में डबल बॉन्ड आ गए, और इवन नंबर में डबल बॉन्ड आते हैं तो ज्यामितीय समावयवता शो नहीं करता है। ऑड नंबर में डबल बॉन्ड है, शो कर सकता है, लेकिन उसके लिए दूसरी शर्त भी चेक करो कि A और B और C और D डिफरेंट होने चाहिए। तो ये मेरा A और B मान लिए मैंने, ये दोनों डिफरेंट हैं और ये दोनों भी डिफरेंट है, शो करेगा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अपन को यहाँ पर समझनी है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो डाइपोल मोमेंट अपन का टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग में अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो द्विध्रुव आघूर्ण मतलब सदिश योग के आधार पर अपन इन कंपाउंडों में द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं। अब तुम्हें पता है एल्किल समूह जो होता है उसका प्लस आई प्रभाव होता है। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। तो इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी के आधार पर अपन इसके थोड़ी सी डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं इस कंपाउंडों की। तो जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका मैं डाइपोल तो मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका मैं डाइपोल मोमेंट निकालता हूँ। जैसे इस कार्बन से इस कार्बन, अब H का कोई प्रभाव होता नहीं है। इस CH3 मैथिल समूह है, मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल यानी कि एल्किल समूहों का प्लस आई प्रभाव होता है। और प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देना। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन, अब कार्बन और ये कार्बन, तो मेनली डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। ठीक है, पर यहाँ पर अपन देखें इसका प्लस आई प्रभाव है, ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, इस कार्बन को। ऐसे ही ये वाला कार्बन ये भी इलेक्ट्रॉन देगा किसको, इसको। अच्छा, ये रूप कौन सा, CH3 से CH3 दूर दूर आ गए, H से H दूर दूर आ गया, तो ये कौन सा रूप बना, ट्रांस। और इस रूप की यदि अपन बात करें तो CH3 और HH पास पास आ गए, तो ये कौन सा रूप बनेगा, सिस। अब इसमें क्या होगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा और इसका वेक्टर भी किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर। तो इसमें यदि अपन इसके घटक बनाए इस वेक्टर के, तो ये जो ऊपर की ओर यूं जा रहा था तो इसके घटक बने, तो एक घटक ये बनेगा और एक घटक ये बनेगा। और इस वेक्टर जो नीचे की ओर आ रहा है इसके घटक बनाए, तो एक घटक इधर और एक घटक इधर। अब देखो ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर की ओर जा रहा है और एक इधर की ओर आ रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है।
डायरेक्शन अपोजिट होने पर वेक्टर कट जाते हैं। इसको देखें अपन और इसको देखें, ये दोनों वेक्टर भी अपोजिट डायरेक्शन में कट जाएंगे। तो इस ट्रांस वाले के लिए जो डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कितना आता है, 0 शून्य आता है। मतलब द्विध्रुव, दो ध्रुवों का आघूर्ण, ठीक है, वो कितना आया, 0 आया। ठीक है। अच्छा, इस वाले के लिए यदि अपन बात करें तो यहाँ पर ये किधर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर। इसके घटक बनाऊं मैं तो एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। और इस वाले के घटक यदि बनाए मैं तो एक ऊपर की ओर और एक इधर की ओर। तो ये ऊपर और ये भी ऊपर, सेम डायरेक्शन, ये जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ये कट जाएंगे। सेम डायरेक्शन होने के कारण जुड़ जाएंगे और कुछ ना कुछ उसका द्विध्रुव आघूर्ण जरूर निकलेगा। अब इसका तो बिल्कुल 0 आया द्विध्रुव आघूर्ण और इसका द्विध्रुव आघूर्ण नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो सीधी सी बात है, सिस वाले का द्विध्रुव आघूर्ण ट्रांस से क्या हो गया, ज्यादा। केवल इस केस में, ऐसा कभी नहीं है कि सिस का हमेशा ज्यादा होता है या ट्रांस का ज्यादा होता है, वो निकालना पड़ता है हमको। तो इस वाले एग्जाम्पल में म्यू जो है वो सिस का ज्यादा आ गया, किसकी तुलना में, ट्रांस की तुलना में। और एक बात अपन को हमेशा ध्यान रखनी है, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब है कि दोनों के आवेशों के पृथक्करण की दूरी जो होती है, यानी कि चार्ज का जो सेपरेशन होता है ना, उसको दर्शाता है। आवेशों के बारे में बताता है कि वो कितने पास हैं, कितने दूर है मॉलिक्यूल। तो ऐसी स्थिति में जब म्यू ज़्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे, आकर्षण क्रियाएं ज़्यादा होंगी, और आकर्षण क्रियाएं ज़्यादा होंगी तो ऐसी स्थिति में बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो अब मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों में से एक तो कंपाउंड मेरे पास ये है और एक कंपाउंड मेरे पास ये है, तो दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि बॉइलिंग पॉइंट की यदि मैं निकालूँ तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज़्यादा हो जाएगा, ट्रांस से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यदि मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं यहाँ पर, तो मेल्टिंग पॉइंट में जैसे मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे, जैसे मान के चलो इस कार्बन को मैं मान लेता हूं ये वाला, इस कार्बन को मैं मान लेता हूं ये, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या हो चुके हैं, 2 कार्बन हो चुके हैं। अब इस 2 कार्बन में मेरे पास एक CH3 है जो कहाँ पर लग रहा है, ऊपर की ओर, और यहाँ पर CH3 कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। इधर क्या लग रहा है, H, और इधर क्या लग रहा है, H। ठीक है, इस तरह का एक ओरिएंटेशन यहाँ पर मेरे पास बन चुका है। लेकिन अब इस ओरिएंटेशन में यदि अपन देखें और एक में इस वाले कंपाउंड के लिए ओरिएंटेशन बनाऊं तो इसमें मेरे पास एक कार्बन ये वाला हो गया, इस कार्बन को मैं बनाऊं तो ये दूसरा वाला कार्बन हो गया मेरे पास। अब इस कार्बन से एक CH3 मेरा कहाँ पर जुड़ा हुआ है, नीचे इस ओर, और एक CH3 मेरा इस ओर जुड़ा हुआ है, और H कहाँ पर लगा हुआ है, इधर, और एक H लग रहा है इधर। तो इस वाली व्यवस्था को चेक करें और इस वाली व्यवस्था को चेक करें अपन, तो इन दोनों व्यवस्थाओं में जो मॉलिक्यूल है उसके जमने की व्यवस्था देखो, छोटा बड़ा दूर दूर, छोटा बड़ा दूर दूर आए कंपाउंड। बॉयड बनने की संभावना यानी रिक्तियां बनने की संभावना कम होंगी, मॉलिक्यूल पास पास दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, छोटे छोटे ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप, रिपल्सन भी ज़्यादा हो सकता है और इस कारण बॉयड रिक्तियां बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो सीधी सी बात यह कि इस वाले ग्रुप में, ट्रांस वाले में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा, जबकि सिस वाले में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, और इस कारण क्रिस्टल संरचना ट्रांस की ज़्यादा होती है। तो एक बात हमेशा हमें याद रखनी है कि मेल्टिंग पॉइंट तो हमेशा ट्रांस का ही ज़्यादा होता है, किससे, सिस से। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ट्रांस का ज़्यादा होता है सिस से, ये हमेशा लगेगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और डाइपोल मोमेंट हमें निकालने पड़ेंगे, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जबकि मेल्टिंग पॉइंट केवल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से रिलेटेड होता है। जिसका क्रिस्टल संरचना स्पेस ज़्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। चलो अब इस एग्जाम्पल में अपन देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये मैंने तुम्हें समझा दिया था, CH3 प्लस I प्रभाव कारण ये ऊपर देगा। दोनों की डायरेक्शन देखो, पहले तो ये क्या है, ट्रांस रूप, इनमें दोनों में डायरेक्शन में ये दोनों तीर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इनके घटक यदि अपन करेंगे तो घटक करने पर ये म्यू का मान 0 हो जाएगा। जबकि इसके घटक यदि किए जाएं तो एक तीर नीचे की ओर आ रहा है
एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, और इसका घटक ये तीर नीचे की ओर आ रहा है, एक इधर एक इधर। तो इसके घटक जो हैं ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो म्यू का मान 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो इस वाले केस में म्यू सिस का ये कौन सा रूप कहलाएगा मेरा, CS3 पास पास है, तो इस रूप को मैं क्या बोलूँगा, सिस। तो म्यू सिस का कैसा होगा, ज़्यादा होगा किससे, ट्रांस से। तो और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण सिस का ज़्यादा है, ट्रांस का कम है, और बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा होगा, ट्रांस का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो मेल्टिंग पॉइंट में जैसे इस कंपाउंड की बात करें तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों हो गए, इधर ये CS3 और इधर इस कार्बन पर ये CS3, यहाँ H ये छोटा ग्रुप हो गया और H, इसी प्रकार H छोटे ग्रुप हो गए। ये H जो मैंने लगाए वो दूसरे कार्बन के और लगा दिए। तो कहने का मतलब ये कि हाइड्रोजन यहाँ पर कैसा दूर दूर स्थित है, और दूर दूर होने के कारण ये, चलो एक एक हाइड्रोजन यदि अपन इनका लगाएं, सॉरी डबल गलत लगाए, तो ये हाइड्रोजन क्या है अपोजिट साइड में और ये अपोजिट साइड में, तो यहाँ पर रिपल्सन क्या हो चुका है, कम हो चुका है, और जो क्रिस्टल बनेगी, पैकिंग जो बनेगी इसकी पैकिंग वो कैसी होगी, थोड़ी अच्छी होगी। अब यहाँ पर इस वाले में देखें समकक्ष रूप में सिस वाले में पास पास आ गई है, तो ये दोनों ग्रुप बड़े बड़े पास हो गए और छोटे छोटे पास हो गए, तो यहाँ पर क्या रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी क्लोज पैकिंग कैसी होगी, पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं हो पाएगी, दूर दूर हो जाएंगे ग्रुप, यहाँ पर पास पास हैं थोड़े से। तो ऐसी स्थिति में फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, अट्रैक्शन फोर्स कम, रिक्तियाँ ज़्यादा दूर दूर होने के कारण, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेंगे बड़े बड़े ग्रुप और प्रतिकर्षित करने के कारण रिक्तियाँ बनने की संभावना। तो ट्रांस वाले की जो पैकिंग होती है वो थोड़ी अच्छी होती है और इसकी पैकिंग थोड़ी अच्छी नहीं होती है, तो इस कारण मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है, सिस का कम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में यदि अपन इसकी बात करें तो कार्बन, अब इस कार्बन से ध्यान से देखो तो HCl CS3, इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं, प्रतिबंध घूर्णन है, तो ये Cl से Cl दूर दूर हो गए, कौन सा रूप कहलाएगा, ट्रांस। यहाँ पर CS3 और Cl पास पास हो गए, कौन सा रूप कहलाएगा, सिस। अब यहाँ पर Cl की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और इसका -I प्रभाव भी होता है, तो इधर वेक्टर नीचे की ओर, इसका वेक्टर ऊपर की ओर, क्योंकि क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। दोनों की डायरेक्शन विपरीत है, एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर जा रहा है, विपरीत दिशाएं, इस कारण वेक्टर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा कि CS3 का तो +I प्रभाव होगा, ये ऊपर की ओर देगा, और इधर Cl का -I प्रभाव होगा, ये ऊपर लेगा, तो ये दे रहा है, ये भी ऊपर की ओर जा रहे हैं, दोनों वेक्टर एक ही दिशा में और सेम डायरेक्शन में होने के कारण ये जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और वेक्टरों के ऐड होने के कारण इसका वेक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा, द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो होगा वो 0 तो नहीं होगा, क्योंकि CS3 का +I प्रभाव है, ये भी देगा, इसका भी थोड़ा बहुत तो बनेगा CS3 के देने के कारण, लेकिन इन दोनों के तो आपस में कैंसिल आउट हो गए और जो कुछ भी बचा वो केवल CS3 का बचा, H का तो होता ही नहीं है। और यहाँ पर CS3 भी दे रहा है और क्लोरीन ले रहा है, दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो गया, इसका भी कुछ होगा, दोनों एक ही दिशा में होने के कारण ऐड हो जाएंगे, तो इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम रह जाएगा। तो यहाँ पर भी म्यू सिस का ज़्यादा है, ट्रांस का कैसा है, कम, और म्यू जिसका ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, सिस का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, कम, और मेल्टिंग पॉइंट तो ट्रांस का ज़्यादा होता ही है, क्योंकि पैकिंग क्लोज होती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं अपन। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन, क्लोरीन CS3 ये दोनों डिफरेंट, कौन सा रूप हो गया, Cl पास पास सिस। इसमें देखें CS3Cl CS3 दूर दूर हो गए, Cl दूर दूर हो गए, ट्रांस। अब इस कंपाउंड में देखें अपन तो ये Cl ऊपर की ओर ले रहा है और ये ऊपर की ओर दे रहा है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये इधर दे रहा है, ये इधर दे रहा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, तो कुछ ना कुछ इसका द्विध्रुव आघूर्ण जरूर निकलेगा। जैसे इसके घटक बनाए, ऊपर Cl वाले का एक सेकंड देखो, इस एग्जाम्पल में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, Cl की ज़्यादा, CS3 की विद्युत ऋणता कम, तो ये ऊपर देगा और ये भी ऊपर देगा, इसका +I प्रभाव है। अब इसके घटक बनाए तो एक तीर ऊपर की ओर जा रहा है, तो एक घटक तो इधर जाएगा, एक घटक इधर,
इस वाले CH3 के लिए देखें एक घटक ऊपर एक घटक इधर, कैंसिल आउट पूरा। इसके लिए देखें ये ऊपर की ओर दे रहा है तो इसका एक घटक इधर बनेगा, एक घटक इधर बनेगा, और ये इधर दे रहा है तो इसका एक घटक इधर एक घटक इधर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे विपरीत दिशा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे विपरीत दिशा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और ये दोनों भी आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये भी जुड़ रहा है, ये भी जुड़ रहा है, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0। अब इस वाले में देखें अपन Cl ऊपर Cl नीचे, कैंसिल आउट, CH3 इधर और CH3 ऊपर, कैंसिल आउट, विपरीत दिशा। तो ओवरऑल म्यू बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इस वाले एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो इस वाले एग्जाम्पल में ट्रांस का म्यू 0 आ चुका है, सिस का म्यू 0 नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी यही हुआ है कि सिस का म्यू ज़्यादा ट्रांस का कम, और म्यू जिसका ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, और मेल्टिंग पॉइंट तो ट्रांस का ज़्यादा होता है। पर अब ये नियम मत बना लेना कि हमेशा सिस का ही म्यू ज़्यादा आता है। जैसे एक एग्जाम्पल और यदि अपन देखें, यहाँ देखो ध्यान से, इस वाले कंपाउंड में अपन बात करें तो ClHH CH3, ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, HH दूर है ट्रांस, यहाँ पर HH पास है सिस। अब इसमें देखो CH3 दे रहा है, Cl ले रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे, और ऐड हो जाएंगे तो ये जुड़ जाएंगे। यहाँ पर Cl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो वेक्टर Cl की तरफ, और CH3 प्लस आई प्रभाव वेक्टर कार्बन की तरफ, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनके यदि अपन घटक करें तो एक वेक्टर नीचे जा रहा है तो इसका एक घटक तो इधर बनेगा और एक घटक इसका नीचे की ओर बनेगा, और एक तीर इधर जा रहा है तो इसका एक घटक ऊपर की ओर बनेगा, एक घटक इधर बनेगा। तो ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ नहीं पाएंगे क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में कट जाएंगे। तो दोनों ऐड होने के कारण इसके म्यू का मान नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और इसके म्यू का मान भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, केवल ये दोनों जुड़ रहे हैं, और ये दोनों जुड़ने के कारण म्यू ज़्यादा किसका हो गया, म्यू इसका तो केवल इन दोनों के कारण हुआ। यहाँ पर ये दोनों पूरे के पूरे जुड़ जाएंगे। जैसे इसके घटक करोगे तो ऊपर इधर, और फिर इसके घटक करोगे तो ऊपर इधर, ये भी जुड़ेगा ये भी जुड़ेगा, तो इसका म्यू ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम। तो म्यू ट्रांस का ज़्यादा है किससे, सिस से। बॉइलिंग पॉइंट भी ट्रांस का ज़्यादा सिस से, और मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का होता ही है ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू।